In the previous chapter, we learned how to East India Company how to East India Company took up the Diwani of Bengal in 1765. यानी dual system में दीवानी जो थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ली थी, यानी लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का जो काम था वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने लिया था, जबकि जो निजामत थी वो नवाब को दे दी गई थी। For the 7 years, the company led their deputy दीवान in the Mughal court. 7 सालों तक कंपनी ने अपना डिप्टी दीवान जो था वो मुगल कोर्ट में रखा। मोहम्मद रजा खान के दरबार में वो था। कलेक्ट रेवेन्यू ऑन देयर बिहाफ, और मोहम्मद रजा खान के दरबार में रहकर उसने उनकी जगह पर रेवेन्यू को कलेक्ट किया। 1772 में गवर्नर ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग abolished the post of the डिप्टी दीवान। वॉरेन हेस्टिंग ने डिप्टी दीवान की पोस्ट को एबॉलिश कर दिया, हटा दिया। एंड द कंपनी स्टूड फोर्थ एज अ दीवान, और खुद कंपनी दीवान की जगह पर, यानी जो स्टैंड फोर्थ एज अ दीवान मीन्स होगा यहाँ पर कि खुद एज अ दीवान वो वर्क करने लगी। दिस मीन द कंपनी हैड द डिवाइस न्यू वे टू कैलकुलेटिंग द एरिया अंडर कल्टीवेशन एंड कलेक्टिंग रेवेन्यू। यानी कि इसका मतलब था कि कंपनी ने जो कैलकुलेटिंग एरिया था उसको डिवाइड किया, और जो अनकल्टिवेटिंग लैंड थी उसको डिवाइड करके उससे लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना शुरू किया। यानी खुद अपने हाथ में लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम ले लिया। हैविंग बिकम रूलर्स but retaining the trader mentality, the company wanted to make the maximum profit from this new role. तो जो कंपनी अपने नए रोल में आई थी उसने क्या शुरू किया, क्योंकि वो व्यापारी थे तो उनका दिमाग व्यापारी के तरीके से चलता था। शासक होने के बावजूद उन्होंने व्यापारी की तरह सोचा कि हमें ज्यादा से ज्यादा ये जो स्टूड फोर्थ एज दीवान का काम शुरू किया था उन्होंने, तो उस रोल में रहकर वो कैसे ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा सके, कमा सकते थे। किसका माइक ऑन हो गया? ममता को बोलो अटेंडेंस ले ले। System of land revenue collection. During the Mughal period, land was first assessed and tax was collected on the basis of this assessment. सबसे पहले जो लैंड रेवेन्यू कलेक्शन का सिस्टम था वो मुगल पीरियड में था कि जो जमीन थी उसको फर्स्ट असेस्ड, उस पे को पहले देखा जाता था, उसके बाद उसमें टैक्स कलेक्शन उसके असेसमेंट के अकॉर्डिंग यानी उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग शुरू होता था। इनिशियली धीरे से द रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज विद द ऑडिटर्स के द्वारा को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, फिर यानी ऑडिटर्स जो उसकी चेकिंग करते थे फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी गई। प्लीज माइक ऑफ रखें। माइक ऑन है किसी का? कीप योर माइक ऑफ। और जो ऑडिटर्स और अकाउंटेंट्स थे जिनको मजूमदार कहा जाता था, यानी जो पहले मुगल पीरियड में लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम करते थे जिन्हें मजूमदार कहा जाता था, वो असेसमेंट के आधार पर टैक्स कलेक्शन करते थे। However, with the decline of the Mughal Empire, but जैसे जैसे मुगल एम्पायर का, मुगल साम्राज्य का अंत होना शुरू हुआ, रेवेन्यू फार्मर्स नन एज अ जागीरदार, तो जो रेवेन्यू फार्मर होते थे वो जागीरदार बन गए। कलेक्टेड द टैक्स कलेक्ट करते करते वो जागीरदार बन गए। यस। शिवांश, आपको पेज चैप्टर नहीं मिल रहा है? हिस्ट्री का लेसन 4 पढ़ रहे हैं हम। 3 है रूरल लाइफ एंड सोसाइटी। मैम
प्लीज। Soon this position became hereditary, और धीरे धीरे जो hereditary मीन्स होता है वंशानुगत होना, विरासत में मिलना, यानी जो जागीरदार की फैमिली होती थी फिर वो धीरे धीरे जागीरदार बनने लगे, और ये जो पोजीशन थी जागीरदार की वो लोगों में वंश के अपने ट्रांसफर होना शुरू हो गया, एज अ विरासत वो जागीरदार ही बनते चले गए। However, these revenue collector did not own the land. जो रेवेन्यू कलेक्टर होते थे ऑन द लैंड, उनकी अपनी जमीन नहीं होती थी, वो जमीन पर अपना कब्जा नहीं करते थे। दे ओनली हैड द राइट टू कलेक्ट टैक्सेस, सिर्फ उनके पास उस जमीन पर टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार होता था। परमानेंट सेटलमेंट, यानी कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो था, मुस्लिम जब मुगल शासन काल था तो ऑडिटर्स होते थे, अकाउंटेंट्स होते थे, जो उनके मजदूरदार जिनको कहा गया, वो लैंड की क्वालिटी के अकॉर्डिंग टैक्स कलेक्ट करते थे। बट जब एम्पायर का डिक्लाइन होना शुरू हुआ तो जो रेवेन्यू कलेक्ट करने वाले जागीर जो थे, मजदूरदार जो थे, फार्मर्स जो थे, रेवेन्यू फार्मर, वो जागीरदार बन गए, वो खुद ही टैक्स कलेक्ट करना शुरू कर दिया उन्होंने। और जागीरदार जो थे जिन्होंने टैक्स कलेक्ट करना शुरू किया, उन्होंने क्या, वो जो काम था वो फिर ये नहीं कि किसी और को मिलता था उसके काम की क्वालिटी को देखते हुए, वो वंशानुगत होता चला गया, यानी कि उन्हीं के परिवार के लोगों को पीढ़ी दर पीढ़ी वो काम मिलने लगा, और जमीन उनकी अपनी नहीं होती थी, उनका काम सिर्फ टैक्स को कलेक्ट करना था। परमानेंट सेटलमेंट, दिस वाज द लैंड रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय चार्ल्स कॉर्नवालिस। परमानेंट सेटलमेंट जो था वो चार्ल्स कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस किया था। इसमें था ये सिस्टम जो था बंगाल, बिहार, उड़ीसा और मद्रास प्रेसिडेंसी जो इनकी थी वहां के कुछ भागों पे लागू किया गया था। द लैंड वाज ऑक्शन्ड ऑफ टू हिज हाईएस्ट बिडर हु बिकम द ओनर ऑफ द लैंड। जो जमीन का मालिक होता था, there were the accepted to pay the fixed amount as tax and the date of payment also fixed, यानी जिसके पास जितनी ज्यादा जमीन होती थी उसको उतना ज्यादा टैक्स देना होता था, और जो डेट होती थी और जो अमाउंट होता था टैक्स का वो फिक्स था। ठीक है, ये बीच में वैसे माइक ऑन कौन कर रहा है अपना बार बार? मैम मैंने देखा था अभी कुछ देर पहले। जब मैं पूछ रही थी तब कोई बता नहीं रहा था, और अब सब बीच में बोल रहे हैं। On the one hand, the permanent settlement created a group of loyalists called Jamindar in Bengal and Bihar. On the other hand, it ensured a regular fixed amount for the company. परमानेंट सेटलमेंट का लाभ ये हुआ कि एक तरफ वफादारों का एक ग्रुप तैयार हो गया जिनको जमींदार कहा जाने लगा, यानी जिनके पास ज्यादा जमीन है वो कंपनी के फिर वफादार हो गए। लॉयलिस्ट, लॉयल मीन्स होता है वफादार, और उन्हें जमींदार कहा जाने लगा बंगाल एंड बिहार में। और उसी तरफ दूसरी तरफ कंपनी को फायदा क्या मिलना शुरू हुआ, उसको एक फिक्स्ड अमाउंट में टैक्स मिलने लगा, जिसके लिए पहले उन्हें पेड करना होता था, जैसा प्रोडक्शन होता था वैसा लेते थे। बट उन्होंने जब परमानेंट सेटलमेंट लागू किया, जमीन की पूरी स्ट्रेंथ को देखते हुए कि कितनी जमीन जिसके पास ज्यादा है वो उसे अकॉर्डिंग टैक्स देगा, तो उनको एक फिक्स अमाउंट में टैक्स मिलने लगा। द ब्रिटिश हैड थॉट दैट, ब्रिटिश सोच रहे थे जमींदार would invest in new technologies to increase produce और fertility of the land। वो सोच रहे थे कि जो जमींदार है वो अपने जमीन कुछ ऐसी तकनीकी यूज करे जिससे कि जो जमीन का उपजाऊपन है, जो प्रोड्यूस है वो बढ़ जाए। ग्रेटर प्रोड्यूस वुड ट्रांसलेट इनटू ग्रेटर प्रॉफिट। जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी ज्यादा होगा जमींदारों को। एज द रेवेन्यू हैड टू पे द कंपनी वाज फिक्स्ड अंडर द न्यू पॉलिसी। बट जो रेवेन्यू था वो तो उन्होंने फिक्स कर दिया था अपनी नई नीति के अकॉर्डिंग, उन्होंने फिक्स कर रखा था। पर वो ये सोच रहे थे कि अगर
वो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, जो लैंड को फर्टिलिटी बनाकर रखते हैं, तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा, जब प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। हाउएवर जमींदार मेड नो एफर्ट टू इम्प्रूव इट, तो जमींदारों ने उसको अच्छा बनाने के लिए कोई भी एफर्ट नहीं किया। दे हैड द राइट टू रिमूव टीनेंट्स फ्रॉम देयर लैंड, और उन्होंने अपनी जमीन पर जो टीनेंट्स लगाए गए थे और सीज की गई थी लैंड बिलोंगिंग टू कल्टीवेटर और नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज, वो उन्होंने उसको हटाने के लिए डिमांड की। हैड द राइट टू रिमूव, उनके पास राइट था कि वो इसको हटा सकते थे। और जो सीज मीन्स होता है किसी चीज को सीज करना कहते हैं, आपको एक तरीके से लॉक करना तो नहीं कहते, बट उसको बंद कर दिया जाता है, यानी उस पर कोई और जिसका सिर्फ अधिकार होता है वो कर सकता है। तो सीज करना, उस वजह से आप सोचोगे कोई कंपनी सीज हो गई, गलत काम करती है, तो सीज मतलब फिर वहां पर प्रोडक्शन होता है, उसमें आने जाने का जो काम है वो जो आपकी पुलिस है या जो भी इन्वेस्टिगेटिंग टीम होती है या जिन्होंने उसको लिया है वो लोग उसको उसमें आते जाते हैं। जिसकी कंपनी होती है फिर वो उस पर उसका कोई अधिकार नहीं रह जाता है। ऑल दीज फैक्टर लेफ्ट द कल्टीवेटर्स इन पिटिएबल कंडीशंस, यानी कि उन्होंने इम्प्रूवमेंट नहीं किया, जो टैक्स थी वो दे नहीं पाते थे, ड्यूज पेमेंट थे उनके, जो पेमेंट थी उनकी वो ड्यूज जा रही थी, इसलिए उन्होंने क्या शुरू किया, वो जो टीनेंट्स था उसको रिमूव कर दिया, जिसकी वजह से उनका पेमेंट ड्यू होने लगा और उनकी जो कंडीशन थी वो पिटिएबल हो गई। पिटिएबल मीन्स हुआ बहुत ज्यादा दयनीय स्थिति में वो आ गए थे। परमानेंट सेटलमेंट रेवेन्यू एक फिक्स्ड था, इट वाज नॉट बी इंक्रीज्ड इन फ्यूचर, उसको भविष्य में बढ़ाया नहीं जाना था। दस सेविंग द गवर्नमेंट फ्रॉम मेकिंग फ्रेश असेसमेंट एवरी ईयर, बट हर साल सेविंग के तौर पर गवर्नमेंट उसमें कुछ ना कुछ जोड़ती रहती थी, मतलब कुछ परसेंट बढ़ा देती थी। पूरा रेवेन्यू सिस्टम का चेंज नहीं किया था कि आपको कितना परसेंट देना है, बट वही कुछ कुछ नियम उसमें चेंज करती रहती थी। तो बट वो पे नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने अगर प्रोडक्शन को बढ़ाना शुरू किया होता तो शायद में भी परमानेंट सेटलमेंट लागू रहता। परमानेंट सेटलमेंट डिड नॉट ब्रिंग अ फिक्स्ड रेवेन्यू फॉर द कंपनी, जब प्रोडक्शन नहीं बढ़ा तो उनको कंपनी को टैक्स नहीं मिलता था सही से, तो उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट में जो उन्हें टैक्स नहीं मिलता था, इसलिए उन्होंने जमींदार realized that the जमींदार were exploit the peasants and making huge sum of money for themselves। तो जमींदार क्या करते थे, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जो पीजेंट्स होते थे, जो उनके कामगार लगे होते थे, उनको मतलब प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ह्यूज सम ऑफ मनी उनको एक्सप्लॉइट कर रहे थे, उनका शोषण कर रहे थे, और जिससे कि वो अपने लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा कलेक्ट कर सके। तो ये परमानेंट सेटलमेंट में हो रहा था, इसलिए वाइल रिमिटिंग, अंडरलाइन कर दीजिएगा रिमिटिंग को, वाइल रिमिटिंग अ फिक्स्ड अमाउंट टू द कंपनी, फिर से कंपनी को फिक्स्ड अमाउंट कैसे मिले। सो वाइल द परमानेंट सेटलमेंट कंटिन्यूड इन बंगाल एंड बिहार, द रैयत वाड़ी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय सर थॉमस मुनरो। सर थॉमस मुनरो थे, उन्होंने रैयत वाड़ी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, जबकि बंगाल एंड बिहार में आपका परमानेंट सेटलमेंट ही चल रहा था। सर थॉमस मुनरो ने 1799 एंड 1801 में बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी सिस्टम लागू किया था। इस सिस्टम में देयर वाज नो मीडिएटर, इसमें कोई मीडिएटर नहीं था। रेवेन्यू वाज कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द कल्टीवेटर और द रैयत, यानी जो जमीन को कल्टीवेट करने वाले होते थे, जो जिनकी जमीन होती थी, जो कल्टीवेट करते थे, वो उनसे डायरेक्ट, यानी कि जमींदार नहीं कि बीच में कल्टीवेटर। पहले परमानेंट सेटलमेंट में कल्टीवेटर होता था, जमींदार होता था, तब कंपनी होती थी। तो क्या होता था, कल्टीवेटर तो जमीन पर सब कुछ बोते थे, बट जमींदार उसका शोषण करते थे, ज्यादा से ज्यादा पैसा अपने लिए कलेक्ट करना शुरू करते थे। बट
रैयतवाड़ी सिस्टम में जमींदार को हटा दिया गया, डायरेक्ट रैयत या कल्टीवेटर जो था वो कंपनी को पेमेंट करेगा, ये फिक्स किया गया। द लैंड रेवेन्यू वाज फिक्स्ड, लैंड रेवेन्यू को फिक्स किया गया 30 ईयर आफ्टर विच इट कुड बी रीअसेस्ड। द लैंड रेवेन्यू वाज फिक्स्ड फॉर द पीरियड ऑफ 30 ईयर, 30 सालों के लिए जमीन का जो कर था, जो जमीन पर उन्होंने टैक्स लगाया था, वो फिक्स कर दिया गया। द लैंड रेवेन्यू और उसको विच इट कुड बी रीअसेस्ड, यानी उसको जो बढ़ाया गया था उसको भी फिक्स करके उन्होंने 30 सालों के लिए कर दिया था। Peasants were expected to pay half the estimate not value of the total produce. जो कामगार थे, पीजेंट्स मींस होता है जो लेबर होते थे, उनका मानना था, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उन्हें हाफ पेमेंट करना पड़े, एक्सपेक्ट टू पे हाफ द एस्टिमेटेड नेट वैल्यू ऑफ द टोटल प्रोडक्शन, यानी जो टोटल प्रोडक्शन होता है उसका उन्हें हाफ पेमेंट देना पड़े। The method of collection was strict and at times the cultivators were compelled to borrow money from the money lenders to pay their dues to the company. अब जब टोटल अमाउंट लेने का जो भी उन्होंने सिस्टम लागू किया, जबकि किसान चाहते थे कि आधा कर ले जिससे कि आधा उनके लिए भी बचे कुछ, इस कलेक्शन में क्या हुआ, ये स्ट्रिक्ट था उस समय, तो कल्टीवेटर्स ने क्या करना शुरू किया, जो साहूकार होते थे उनसे पैसे लेना शुरू किया कंपनी को पेमेंट देने के लिए। इस सिस्टम में कल्टीवेटर वाज एक्नॉलेज्ड टू बी द लीगल ओनर ऑफ द लैंड, कानून के आधार पर जो जमीन का मालिक होता था वो कल्टीवेटर यानी किसान को ही माना जाता था, लीगल ओनर वही होता था। बट द एक्चुअल प्रैक्टिस, बट असलियत में क्या था, ही वाज नथिंग मोर देन अ टेनेंट, बट वो कामगार के अलावा, टेनेंट यानी कि उसके मजदूर के अलावा उस जमीन का कुछ और नहीं होता था विद द गवर्नमेंट एज द ओनर, क्योंकि जमीन की मालिक कंपनी थी। यानी एक तरीके से उन्होंने धोखा किया हुआ था कि कानूनी तौर पे दिखाया तो था कि जमीन का मालिक कौन है, कल्टीवेटर है, बट असलियत जो थी, जमीनी हकीकत जो ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट थी वो थी कि उसके असली मालिक खुद ब्रिटिश कंपनी बनी होती थी। ओके, तो वो अपने अकॉर्डिंग मनमर्जी चलाती थी। फिर रैयतवाड़ी, पहले तो आपका परमानेंट सेटलमेंट इन्होंने लगाया टैक्स के लिए, फिर इन्होंने रैयतवाड़ी लागू किया, उसके बाद महालवाड़ी सिस्टम आया। महालवाड़ी सिस्टम जो था वो कॉमन ओनरशिप ऑफ लैंड था, यानी कि सेटलमेंट ऑफ टैक्स कलेक्शन वाज मेड विद द विलेज एल्डर्स, जो टैक्स कलेक्शन होता था वो गांव के बड़े लोगों के द्वारा कलेक्ट होना शुरू हुआ। Who distributed the land settlement among the cultivator as the importance of the village as a social unit was recognized. गांव में जो बड़े बुजुर्ग होते थे वो जिस आधार पर जमीन को बांटते थे, जमीन का बंटवारा करते थे किसानों में, एज द इम्पोर्टेंस ऑफ द विलेज, गांव के महत्व के आधार पर, एज अ सोशल यूनिट, जिस आधार पर उस गांव की सामाजिक पहचान थी, उस आधार पर जमीन का बंटवारा होता था। तो उन बड़े लोगों को इन्होंने यहाँ पर टैक्स कलेक्शन के लिए लगाया। दिस सिस्टम वाज फॉर्मुलेटेड बाय हॉल्ट मैकेंजी ने इस सिस्टम को लागू किया था, महालवाड़ी सिस्टम को, और पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग रेवेन्यू वाज द विलेज हेडमैन, और जो रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम करता था वो कौन था, गांव का मुखिया होता था। और ये सिस्टम नॉर्थ और वेस्टर्न इंडिया में, पंजाब, पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया और बंगाल के कुछ हिस्सों पर लागू किया गया था। यानी कि गांव के बड़े लोगों को फिर उन्होंने लगाया कि अब आप जिस आधार पे आपने जमीन बांटी है गांव की पहचान के आधार पर, उस अकॉर्डिंग आप टैक्स कलेक्ट कीजिए और हमें दीजिए। जो भी लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन्होंने, उसके क्या कमियां थी, it damaged the economy of the country, इसकी वजह से जो देश की आर्थिक व्यवस्था थी वो बहुत ज्यादा डाउन हो गई। सेल्फ सस्टेनिंग कैरेक्टर ऑफ द विलेज, और जो सेल्फ सस्टेनिंग कैरेक्टर थे गांव के, उनकी भी जो कंडीशन थी वो बहुत ज्यादा डाउन हो गई। लैंड वाज रिपीटेडली रीसोल्ड, जमीन बार बार उसी जमींदार को बेची जा रही थी, एंड जमींदार वर अनेबल टू पे देयर ड्यू थ्रू द कंपनी, और जो जमींदार था वो कंपनी को पेमेंट नहीं कर पा रहा था।
एज द ब्रिटिश वर वेरी स्ट्रिक्ट इन देयर रेवेन्यू कलेक्शन, टैक्स कलेक्शन को लेकर जो ब्रिटिश कंपनी थी वो बहुत ज्यादा सख्त थी, तो बहुत से जो कामगार होते थे वो मनी जो था, पैसा जो था वो उधार लेना उन्होंने शुरू कर दिया बाय मॉर्टगेजिंग देयर बिलोंगिंग्स, उन्होंने अपने रिश्तेदारों से, परिवार वालों से पैसा उधार लेना शुरू किया। एंड मेनी वर फोर्स्ड टू बिकम बॉन्डेड लेबरर्स, और कुछ लोगों को तो बॉन्डेड लेबरर्स यानी कि गुलाम जैसे होते हैं ना, वो बनाकर रख दिया गया। देन द कैश पेमेंट ऑफ टैक्स फोर्स्ड, कैश पेमेंट जो था उसके लिए कल्टीवेटर्स को फोर्स किया जाता था टू प्रोड्यूस कैश क्रॉप, उन्हें कहा जाता था कि कैश क्रॉप उगाइए जिससे कैश पेमेंट हो, like cotton and sugar cane rather than food crop, as a cash crop brought in हाँ, तो बता रही थी मैं कि जो विद्वान थे उनका मानना, जो इस वक्त के विद्वान थे जो समाज पर नजर अपनी बना के रखते थे, उनका मानना था द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश वर वन ऑफ द रीजन फॉर द फेमाइन दैट अकर्ड। उस वक्त जो सूखा पड़ा, उस वक्त जो इनकी पॉलिसीज थी उसका रीजन था, उसकी वजह से इन्हें बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा, उस कारण भी एज अ क्रॉप कल्टिवेटेड वर द बेनिफिट ऑफ द, जो उस वक्त जो फसलें बोई जा रही थी वो सरकार का लाभ थी, उनसे सरकार को लाभ मिल रहा था, दैट इज कैश क्रॉप रादर देन फूड, क्योंकि वो फूड क्रॉप्स की जगह कैश क्रॉप को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे थे। इट लेड टू द डेथ इन द कंट्री फूड प्रोडक्शन, और इसकी वजह से जो देश का खाद्यान्न उत्पादन था वो नीचे गिर गया। नो एफर्ट वॉज मेड टू इम्प्रूव और मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर, जो उस वक्त के किसान थे उन्होंने उसको इम्प्रूव करने के लिए या मॉडर्नाइज करने के लिए नहीं सोचा। ओके, और उसके बाद है कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो, मैं भी आपको इसको आप रीड करेंगे, ठीक है, एक्सरसाइज फाइंड आउट करनी है आपने। इसमें आप बताया जा रहा है, अभी मैं टाइम कम है इसलिए बता रही हूँ सिंपल वे में जहां तक कर पा रहे हैं। इंडिगो क्रॉप कल्टीवेशन इन इंडिया, जो क्रॉप है वो भारत में उगाई जाती थी। इल्ड अ ब्लू डाई, जिसका काम था कपड़ों पे नीले रंग का जो डाइंग होती है उसको यूज किया जाता था। इट वॉज इन द ग्रेट डिमांड अमंग द यूरोपियन क्लॉथ, जो यूरोपियन कपड़े थे उसमें इनकी बहुत ज्यादा डिमांड थी, इसलिए क्योंकि उससे चमक आती थी, और जबकि as compared to the other dyes like violet and blue dye from the plant called oud, और जो उस वक्त के दूसरी पुरानी डाइज थी जो जिस पेड़ से कलेक्ट किया जाता था जिसको ओड कहते थे, उससे ज्यादा चमक नहीं आती थी, उससे पर्पल या वॉयलेट कलर हो जाता था। इंडिगो जो था शॉर्ट सप्लाई इन द यूरोपियन मार्केट, इंडिगो की जो सप्लाई थी वो मार्केट में बहुत कम थी, इसलिए इट्स प्राइस, उसकी जो कीमत थी वो बहुत ज्यादा थी, तो इसलिए ब्रिटिश कंपनी ने डिसाइड किया कि इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द इंडिगो, वो इंडिगो के प्रोडक्शन को भारत में बढ़ावा देगी, एंड रेक इन प्रॉफिट्स बाय सप्लाइंग इट इन यूरोप, और यूरोप में इसकी कमी को पूरा करेगी। आदर्श, आई थिंक आपका माइक ऑन है। द ब्रिटिश बिजनेस एजेंट्स बिगेन इन्वेस्टिंग इन इंडिगो फार्मिंग, और जो बिजनेस इन्वेस्टर्स थे उन्होंने इंडिगो कल्टीवेशन में इन्वॉल्व होना शुरू किया, यानी लोग उसके लिए निवेश करने लगे, अपना पैसा लगाने लगे कि अगर आप इंडिगो की खेती करोगे तो हम आपको पैसा देंगे, ऐसा करके लोगों ने शुरू किया। जैसे आज बड़ी बड़ी कंपनियां सेटअप होती हैं इन्वेस्टमेंट्स पर, लोग पैसा लगाते हैं, वैसे ही तब उन्होंने इंडिगो फार्मिंग के लिए लोगों ने शुरू किया। दे रेंटेड लैंड एंड हायर्ड लेबर्स, उन्होंने क्या शुरू किया, जमीन को किराए पर देना शुरू किया और लेबर्स यानी कि मजदूरों को हायर करना शुरू किया। दिस वाज नोन एज अ निज कल्टीवेशन, और इसको निज कल्टीवेशन कहा जाता था, यानी इंडिगो की खेती के लिए जमीन को किराए पर देना और लेबर हायर करना और इंडिगो कल्टीवेशन करना आपका निज कल्टीवेशन कहलाता था, आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। बट दिस टाइप ऑफ कल्टीवेशन हैड मेनी प्रॉब्लम्स, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी। द प्लांट फाउंड इट डिफिकल्ट टू एक्सपेंड इंडिगो, द प्लांटर्स जो थे जो नील की खेती करते थे उन्हें बहुत दिक्कत होती थी इंडिगो को फैलाने में। कल्टीवेशन एज अ इंडिगो नीडेड अ लार्ज
pieces of compact land for cultivation and most of the fertile land was already densely populated. और जो जमीन थी वो जहां पर वो इंडिगो की खेती करते थे वहां पर क्या था, जमीन बहुत ज्यादा घनी जनसंख्या थी और उन्हें जमीन का बहुत बड़ा स्पेस चाहिए होता था इंडिगो की खेती के लिए. Therefore, only 25% of indigo producing land was under this system. तो निज कल्टीवेशन में जो जमीन दी गई थी किराए पर उसमें सिर्फ 25% इंडिगो प्रोड्यूस होता था. The rest was under the another mode of cultivation. और जो दूसरी और जो बची हुई जमीन थी 25% उसमें दूसरी तरीके से खेती होती थी जिसको रैयत सिस्टम कहा जाता था, जिसके अंतर्गत प्लांटर को रैयत को एक कॉन्ट्रैक्ट में साइन करना होता था जिसके अकॉर्डिंग कुड अवेल अ कैश लोन टू लो रेट ऑफ द इंटरेस्ट. उसको जो लोन है उस पे लो रेट्स दिए जाएंगे. सीड्स वर प्रोवाइड बाय द प्लांटर्स. जो बीज है वो भी प्लांटर्स प्रोवाइड करेंगे एट वंस एक बार. द क्रॉप वाज डिलीवर्ड. जब उनको क्रॉप वो डिलीवर करेंगे तब वो उन्हें बीज प्रदान कर दिए जाएंगे. द रैयत वर सेक्शन fresh loan, so cultivators remain caught in a vicious cycle. इसके बारे में अब हम आगे कल पढ़ेंगे. ओके क्लास, कल एक बार फिर से इसे रिपीट करके पढ़ेंगे तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा. ठीक है, ओके, हैव अ गुड डे क्लास. ओके मैम.